तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हम पढ़ रहे थे एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। उसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी के फॉर्मूले लिख लिए थे। लिखो, पॉइंट ऐसी पॉइंट डाल के लिखो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन changing the orbit of satellite, in changing the orbit of satellite from, in changing the orbit of satellite from R1 to R2, R1 से R2, R1 to R2। अब हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि R1 बड़ा है कि R2 छोटा है, कि वो छोटी रेडियस से बड़ी रेडियस में जा रहा है कि बड़ी से छोटी में आ रहा है। हम तो बोल रहे हैं R1 से R2 जा रहा है, R1 इनिशियल है और R2 फाइनल है। ठीक है, और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स निकालना चाह रहे हैं। तो एनर्जी थ्योरम तो हर किसी को पता ही है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू प्लस जितने भी तरह के फोर्सेस वर्क डन कर रहे हैं उन सबका समेशन बराबर डेल्टा के। और ये बात भी हमें पता है कि अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी हम ऐसे नहीं लिखते, हम उधर जाके माइनस ऑफ डेल्टा यू लिख देते हैं उसको, तो ये बन जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। इसका मतलब क्या है? के फाइनल माइनस के इनिशियल। इसका मतलब क्या है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो मैं लिख सकता हूँ के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। ये क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। हम टोटल एनर्जी बेसिकली क्या लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को टोटल एनर्जी लिखते हैं। तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा। अच्छा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिखा था माइनस जी मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द सैटेलाइट अपॉन फाइनल में R2 आएगा, और ये माइनस अपॉन R1 आएगा। और ठीक है, बस और क्या चाहो तो कॉमन ले लो, GMPMS। अंदर बचेगा 1/R1 माइनस 1। यहाँ R1 है इनिशियल रेडियस और R2 है फाइनल रेडियस। R1 R2 जो भी बड़ा छोटा उस हिसाब से माइनस प्लस के साइन डिसाइड होंगे। बस लिख लो। बिल्कुल सही बोला आपने। फॉर्मूले में आता है यहाँ 2R2 2R1, तो 2 भी कॉमन निकाल। अब हेडिंग डालिए बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? तो आपने बोर मॉडल पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो आपने वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी सुना है? क्या होता है? आप जानते हैं क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? ग्राउंड स्टेट से उसको अनंत पे भेजने के लिए या बाहर निकालने के लिए फील्ड से, मतलब उस न्यूक्लियस के फील्ड से बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और क्या फॉर्मूला होता है आयनाइजेशन एनर्जी का? बताओ बताओ। 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ही होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि वो वहीं पे नेगेटिव एनर्जी होती है वहां की। कुल मिला के टोटल एनर्जी जीरो करनी होती है। जैसे अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होगी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, उसको उतनी ही एनर्जी दे दो तो उसके पास टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब वो अब वो आजाद हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी बाइंडिंग एनर्जी का वही कॉन्सेप्ट है कि कितनी एनर्जी दे दें कि वो प्लेनेट, प्लेनेट नहीं सैटेलाइट आजाद हो जाए प्लेनेट से। ठीक है, समझ गए? तो लिख लेते हैं पहले। लिख लो इसमें जरा 2 लाइन लिख लो बस कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ a satellite in an orbit is the minimum energy required for which the satellite will come out from this gravitational field, come out from this gravitational field। ठीक है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जितनी उसके पास है। तो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली हो गया वो जिस भी ऑर्बिट में घूम रहा होगा उस हिसाब से उसकी कोई टोटल एनर्जी होगी। आपको उस टोटल एनर्जी की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब माइनस ऑफ टोटल एनर्जी,
इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी डिफाइंड। ठीक है, ओके। अब आगे लिखिए एक और हेडिंग, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट अबाउट अर्थ सेंटर। एंगुलर मोमेंटम ऑफ a satellite about Earth's center। तो मान लीजिए कि ये प्लेनेट अर्थ या कोई भी प्लेनेट है, और उसके चारों तरफ एक ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट घूम रही है। इसका मास ms हो गया, इसका मास mp rp रेडियस हो गई। रेडियस rp प्लेनेट की हो गई, लेकिन जो ऑर्बिट की रेडियस है वो r हो गई। तो बताइए इस सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ अर्थ सेंटर ऑफ प्लैनेट क्या लिखेंगे? एंगुलर मोमेंटम बराबर एम एस आर क्रॉस बी। तो ये परपेंडिकुलर है इसलिए 90 डिग्री हो गया। डायरेक्शन तो जैसे भी घूम रहा होगा वैसे अपनी उंगलियों को घुमा के डायरेक्शन हम दे देंगे, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम लिखा जाएगा। ठीक है, और बस ठीक है। और एक बात ये कि जब कोई सैटेलाइट किसी प्लैनेट के अबाउट घूम रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ दिस प्लैनेट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट अबाउट सेंटर ऑफ दिस प्लैनेट विल बी कंजर्व, विल रिमेन्स कांस्टेंट, विल रिमेन कांस्टेंट। क्यों? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगाते हैं? जब किसी पॉइंट का टॉर्क जीरो होता है, और अगर हम सैटेलाइट पर लगने वाला फोर्स देखें, चाहे सैटेलाइट फिर कहीं पे भी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंटर से ही पास होगा। तो इस सेंटर के अबाउट टॉर्क हमेशा जीरो आएगा। तो इस पॉइंट के अबाउट, इस सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई क्या? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा अबाउट सेंटर ऑफ द प्लैनेट, जिसके अबाउट भी सैटेलाइट घूम रही है। तो लिख लो ये बात, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट अबाउट center of planet will remain constant। तो क्वेश्चन ऐसा है कि अर्थ है, ये मान लो अर्थ है कि कोई प्लेनेट है, अर्थ ही मान लेते, MERA। यहां से किसी मिसाइल को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे फेंका है। ठीक है, और ये ऐसे कुछ पाथ बना के मान लो यहाँ वापस गिर गई। ठीक है, आपको बताना है कि मैक्सिमम हाइट अटेन, मैक्सिमम हाइट मान लो यहाँ पे जब सरफेस से मैक्सिमम हाइट, जब मिसाइल यहाँ पे होगी तो इसकी मैक्सिमम हाइट ये है। तो हाइट तो हो गई h, और रेडियस हो गई RE। ये h बताना है आपको। तो इसमें क्या क्या पता है वो बता देता हूँ मैं आपको। गिवन मास ऑफ द प्लैनेट पता है, मास ऑफ द सैटेलाइट पता है, इनिशियल वेलोसिटी u पता है, थीटा पता है, ये पता है। और फाइंड क्या करना है? फाइंड आप कर सकते हो कि इस हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, और ये h। अच्छा, रेडियस ऑफ द प्लैनेट पता है। ठीक है, अर्थ हो या प्लैनेट हो, प्लैनेट लिख लो। ठीक है, ऐसा है। तो ये तो गिवन है, ये फाइंड करना है कि उस हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड क्या होगी, और वो हाईएस्ट पॉइंट हाइट क्या होगी फ्रॉम द सरफेस। कितने? दो अननोन है, कैसे करेंगे बताइए? तो आप अगर इस चैप्टर को ध्यान से देखो तो इस चैप्टर में सिर्फ तीन इक्वेशन लग रही। एक तो एनर्जी कंजर्वेशन जो हमेशा ही लग रही है, जब भी कोई सवाल आ रहा है घूम फिर के एनर्जी कंजर्वेशन ही लग रहा है। उसका कारण क्या है? अच्छा, जब तक कोई वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ना हो, जैसे अभी भी था, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन था, तो फिर हमें एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ी, नहीं तो अदरवाइज एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है। क्योंकि केवल फोर्स कौन सा लग रहा है? ग्रेविटी। और क्या लग रहा है यहाँ पे? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लग रहा है, जब वो दो पार्टिकल पास है। और अब अभी क्या बताया आपको? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन।
सेंटर के अबाउट आप हमेशा एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो। कुल मिला के 3 इक्वेशन है, आप इस चैप्टर के किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो बताओ यहाँ पे कौन कौन सी इक्वेशन लगा दूं, बोलो। एक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं। आप इधर देखो, हम ऐसे सॉल्व तो करेंगे नहीं क्योंकि यू थीटा ऐसी दिया है, तो यू और थीटा के टर्म में ही अपन अपन तो इक्वेशन बना रहे हैं, सॉल्व कैसे करना है उसका आइडिया दे रहे हैं। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या लिखूं, हाफ एम एस यू स्क्वायर मास ऑफ द सैटेलाइट मिसाइल जो भी है ना। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस जी एम पी एम एस अपॉन आर पी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ माइनस जी आर ई प्लस एच का स्क्वायर, नहीं पोटेंशियल लिखते तो आर ई प्लस एच। ठीक है क्या, एक इक्वेशन। इसमें अननोन क्या क्या है ना। अब एक हम लगा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट अबाउट सेंटर ऑफ प्लेनेट। तो इनिशियल, अच्छा एम आर क्रॉस भी होता है, यानी कि एम आर भी परपेंडिकुलर वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर। आर क्या होगा, यहाँ से जो लाइन मिलेगी है ना, तो यू तो ऐसा अजीब सा, तो उसका कंपोनेंट कितना है, यू कॉस थीटा। तो आप लिखोगे मास ऑफ द प्लेनेट, नो, मास ऑफ द सैटेलाइट आर पी इंटू यू कॉस। ये तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम, अच्छा मैक्सिमम हाइट तभी होगी जब ये और ये के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो आर और वी के बीच में एंगल 90 डिग्री, यहाँ हो जाएगा एम एस। कहीं आर पी लिख दिया मैंने, कहीं क्या कर, तुम समझ जाना। रुक जाओ, फिर भी कहीं हो तो मैं चेक कर लेता हूँ। आर पी आर पी आर पी, सेटेलाइट का मास, दोनों का मास, सेटेलाइट का मास, दोनों का मास, सेटेलाइट का मास, सेटेलाइट का मास, आर पी प्लस एच इंटू वी। ये दूसरी इक्वेशन, ये ठीक है। बस बस जो डेटा रहेगा उस हिसाब से सॉल्व होएगा। समझ गए, ऐसे आपको पता लगी मैक्सिमम हाइट। लिख लो, क्वेश्चन नंबर 24 लिखो। इफ a particle is given a speed, if a particle is given a speed n into ve, और ब्रैकेट में लिख लेना n is greater than 1 and ve is escape velocity from surface of earth, surface of earth, ऐसा। तो क्या लिखा, if a particle is given a speed n into ve, अच्छा n 1 से बड़ा है, तो n इंटू वीई, वीई से बड़ा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा, और v का मतलब क्या है, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, ब्रैकेट बंद। तो दोबारा सुन लो, इफ अ पार्टिकल इज गिवन अ स्पीड एन वीई फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, लिखो ब्रैकेट के बाद लिखना है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, ब्रैकेट के बाहर लिखना है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। एन वीई भी सरफेस से दिया है, ये बोलना चाह रहे। v का मतलब तो क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ से वेलोसिटी, और एन वी भी सरफेस ऑफ अर्थ पर ही वेलोसिटी है पार्टिकल की, जो कि v से बड़ी है। हाँ ठीक। इफ अ पार्टिकल इज गिवन अ स्पीड एन वी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, देन फाइंड इट्स रिमेनिंग स्पीड व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम अर्थ's gravitation field, when it comes out from earth's gravitation फील्ड। तो जब एस्केप वेलो, देखना समझना, जब एस्केप वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को फेंकते हैं, जब एस्केप वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को फेंकते हैं तो कहां तक पहुंच जाता है, इनफाइनाइट तक। लेकिन उन्होंने बोला है कि एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी से फेंकना है, तो इसका मतलब वो अनंत तक पहुंचेगा या अनंत से भी आगे निकल जाएगा एक तरीके से। मतलब जब अनंत पे पहुंचेगा तब भी उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी बची हुई
रह जाएगी और वही वेलोसिटी पूछेगी कितनी बचेगी। तो सबसे पहले बी का फॉर्मूला लिख लो। बी बराबर क्या होता है, जी एम ई, टू, टू से मल्टीप्लाई अपॉन आर ई होता है, यही होता है ना, रेडियस ऑफ अर्थ। अब आप वो लगा दो क्या बोलते हैं उसे, एनर्जी, कोई घिसी पिटी चीज है, एनर्जी कंजर्वेशन तो लगता ही लगता है ना। तो हाफ मास ऑफ द पार्टिकल, जो भी एम नॉट ले लो, और एन इंटू वीई का स्क्वायर। अब दिया तो है नहीं पार्टिकल का मास, मतलब कटना चाहिए, देखते हैं। माइनस जी एम ई एम ओ अपॉन आर ई बराबर, फाइनल भी कुछ बचेगी अब तो, पर फाइनल पोटेंशियल तो जीरो के, अंत पे पोटेंशियल जीरो होती है। यहाँ से एमओ 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 कट गए सारे, और एमओ एमओ कट गए, और हाफ से अगर इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बी स्क्वायर चाहिए ना हमको, तो एमओ तो कट गया इसका, और हाफ से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी गया। तो बच गया एन स्क्वायर वी ई स्क्वायर माइनस टू जी एम ई अपॉन आर ई, ये बच गया। और देखो टू जी एम ई अपॉन आर ई, तो वी ई का स्क्वायर है, ये हो गया एन स्क्वायर माइनस वन वी का स्क्वायर। तो वी बराबर कितना आ गया, वी अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन। ये बची रिमेनिंग स्पीड अनंत पे जाके पार्टिकल के पास, है ना। तो इसको लिख लो और हेडिंग डालिए कैप्लर्स लॉ। हेडिंग डालिए कैप्लर्स लॉ, के ई पी एल ई आर, कैप्लर्स लॉ। उसमें फर्स्ट लॉ लिखिए, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ, ब्रैकेट में लिखिए लॉ ऑफ, लॉ ऑफ, ये तो पता होता है यार, लॉ ऑफ ऑर्बिट। तुम तो कहते भी पढ़ा दिया है, पर नाम भी नहीं पता है। लॉ ऑफ ऑर्बिट तुम तो डेली आते हो, जिस दिन ये पढ़ा है उस दिन नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, कोई वही, सेम जैसे यहाँ पढ़ते वैसे वहां पढ़ता हूँ। लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट में लिखिए, मस्त लॉ है, लिख लो आप। ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन elliptical orbit. All planets move around the sun in elliptical orbit, having the sun at, having the sun at one focus of the orbit, one focus of the orbit. तो उन्होंने बताया कि जो ये प्लैनेट है वो सन के अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। बोले सर अभी तक तो हम सर्कल में घुमा रहे थे, वो कैलकुलेशन आसान करने के लिए तो हमेशा सर्कल में ही घुमाएंगे, लेकिन असली में इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब एलिप्स, जो कि अभी नहीं पढ़ा है तुमने मैथ्स में, पर हाँ पढ़ लोगे कुछ दिनों में। ऐसा होता है एलिप्स, सर्कल पे कोई बैठ गया हो, जैसे ऊपर से बैठ गया ना, पिचक गया ऐसा। अरे हाँ ना। और जो, अच्छा सर्कल, सॉरी, इलिप्स में दो फोकस होते हैं, किसी भी एक फोकस पे आप सन को मान सकते हो, ये सन, ठीक है। पैराबोला में, अच्छा पैराबोला भी नहीं हो आपका, उसमें एक फोकस होता है, इसमें दो फोकस होते हैं, ठीक है। और जो प्लेनेट है वो ये घूम रहा है, अब प्लेनेट कुछ भी हो सकता है, अर्थ हो सकती है, कोई भी प्लेनेट हो सकता है, ये ऐसे 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 घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। समझ में आई बात? अगर आपको याद हो हल्का हल्का, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर वन, ये एलिप्स की जनरल इक्वेशन होती है, जिसमें ए का मतलब होता है एक्स एक्सिस पर आधी लेंथ। ये इसको क्या, अच्छा ये बोलते हैं मेजर एक्सिस, ये हो जाएगी इस वाले एलिप्स के लिए माइनर एक्सिस, ये हो जाएगी सेमी मेजर एक्सिस, और ये हो जाएगी सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। इसके अलावा आपको जो सिखाया जाएगा, डराइव कराया जाएगा
मैथ्स में, इस सेंटर से एक फोकस की डिस्टेंस होती है ए इंटू ई, तो इधर भी कितनी होगी ए इंटू ई, वेयर ए तो ए है ही और ई है इसेंट्रिसिटी, और इसेंट्रिसिटी और ए में रिलेशन होता है, बी ए में रिलेशन होता है ये इसेंट्रिसिटी। सर्कल में सुना का नाम, वैसे तो होती नहीं है सर्कल में, तो इसेंट्रिसिटी मेरे को नहीं पता, पर अभी पैराबोला में सुन लूंगे, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में होती है इसेंट्रिसिटी टर्म, एक टर्म होती है वो आप सुन लोगे, है ना। ठीक, खैर हमें इससे मतलब नहीं है, ये तो सारा काम है मैथ्स का, आपको कराया जाएगा। हमें जो मतलब है वो ये है कि जब प्लैनेट इस एलिप्स पे घूम रहा है, एलिप्टिकल ऑर्बिट घूम रहा है, तो ये दो ऐसी पोजीशन है जहां ये सन के सबसे पास होता है, एक पोजीशन पे सबसे पास होता है और एक पोजीशन सबसे दूर होता है। दो ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, एक ये जहां पे डिस्टेंस हम r1 ले लेते हैं सन से, ये सबसे पास वाली डिस्टेंस है, और ये सबसे दूर वाली डिस्टेंस है। यहाँ वेलोसिटी कुछ भी मान लो, मानना चाहो तो v1 v2 ऐसे जा रहा है, ठीक है क्या। यहाँ पे r और v के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। केवल दो ही पोजीशन ऐसी है जहाँ पे r वेक्टर और v वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, वरना सर्कल पे तो हर जगह होता है ऐसा। सर्कल में तो रेडियस और वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। अच्छा, वेलोसिटी टेंजेंशियल तो हमेशा होती है, जब पैराबोला भी होता था तो वेलोसिटी तो कर्व के टेंजेंशियल ही होती थी, तो वेलोसिटी तो यहाँ पे भी टेंजेंशियल होगी, लेकिन जब यहाँ से आर वेक्टर डालोगे, जैसे यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी आप ऐसे बनाओगे टेंजेंशियल टू द इलिप्स, और यहाँ से जब आर वेक्टर डालोगे तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, और अलग अलग जगह पे एंगल अलग अलग आएगा। और 90 डिग्री कहाँ आएगा, इन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये पास वाला जो पॉइंट है ये कहलाता है पेरिजी, और ये कहलाता है, अबे पढ़े हुए ना तुम, तो बताओ ना भाई। अबे यार, तो सवाल भी नहीं है तो थ्योरी है, थ्योरी तो पढ़ाते हैं स्कूल में। पेरी जी, याद कैसे रखना है, पास पी पेरी जी, ठीक है, पी पी पास पेरी जी। दूसरा अपोजी हो जाएगा, एपोजी। अच्छा जी, अच्छा जी, R1 क्या हो जाएगा, R1, R1, अरे यहां से तक ए में से गया ए ई, तो बन गया ए माइनस ए, और R2 ए प्लस ए, ये यहां से यहां तक R2 है, तो ये ए और ये ए, समझ गए क्या। उसके अलावा एक पॉइंट और, जो आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया था, कि प्लैनेट के लिए सन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व अबाउट सन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट सन के अबाउट कंजर्व रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या। वो आप लिखना है यहाँ पे, ये आप लिखोगे है ना, क्या लिखोगे, जो मैंने अभी बोला। क्यों रहेगा कंजर्व वो मैं आपको बता देता हूँ, सेम कारण रहेगा। सन के अबाउट आप जब ग्रेविटेशनल फोर्स लिखोगे तो सन से ही पास करेगा, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स दो पार्टिकल के बीच में, मतलब अगर दो सॉलिड स्फीयर के बीच, सॉलिड स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, उसके सेंटर से पास होने वाला, तो फोर्स भी किधर से पास करेगा, उसके सेंटर से पास करेगा। तो कुल मिला के सन के अबाउट हमेशा टॉर्क जीरो आएगा, एक ही फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स, और कोई फोर्स हम मान नहीं रहे, और क्या ही लग जाएगा ऐसा। तो अगर इन दो पॉइंट्स के लिए मैं एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करूं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, मास ऑफ द प्लैनेट R1 इंटू V1 बराबर मास ऑफ द प्लैनेट R2 इंटू V2। अगर आप इसको गौर से देखें, MP से MP तो कट गया, अरे कट गया क्या, तो अगर मैं V1 अपॉन V2 निकालना चाह रहा हूँ, V1 अपॉन V2 बराबर R2 अपॉन R1 बराबर कितना आएगा, 1 + E अपॉन 1 - E। अरे इनको डिवाइड करो ना, एक कट गया। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, और बात इसी में कर रहे हैं अपन बात, है ना, इसी में एक आध पॉइंट हैशटैग नहीं लगाते हैं, हैशटैग तो नए वाले पॉइंट के लिए लगाते हैं, इसमें स्टार लगा देते हैं। तो और बताओ बात क्या, देखो एंगुलर मोमेंटम हर जगह कंजर्व रहेगा, यहाँ पे भी कंजर्व है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मास तो हमेशा ही सेम रहेगा, तो R इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन सेम आएगा हर जगह पे। अब हम जान रहे हैं कि पेरिजी पर R1 छोटा है, R2 बड़ा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी बड़ी होनी चाहिए पेरिजी पर,
और अपोजी पर वेलोसिटी छोटी होनी चाहिए। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन बराबर होना चाहिए। आर छोटा है तो वी को बड़ा होना पड़ेगा, वी छोटा है तो आर को बड़ा होना पड़ेगा, आर छोटा है तो वी को बड़ा होना। समझ गए ना? इसका मतलब वेलोसिटी कहाँ की ज्यादा होगी? पेरिजी पे। मतलब ऐसे याद रख सकते हो, जब पृथ्वी सन के पास में होती है तो वेलोसिटी ज्यादा होती है, पर जब दूर होती है तो वेलोसिटी कम होती है। रख लोगे याद। और एक बात तो समझ में आई गई कि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगी, मतलब इवन मैग्नीट्यूड भी, स्पीड भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आर लगातार बदल रहा है ना यहाँ पे। सर्कुलर ऑर्बिट में तो क्या होता था, आर सेम रहता था रेडियस, तो वी भी सेम रहता था। वी मतलब स्पीड की बात करो, स्पीड सेम रहती थी। पर यहाँ पे आर भी सेम नहीं रहेगा तो स्पीड भी सेम नहीं रहेगी। समझ गए क्या? और एक और लास्ट बात, क्या? कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी सिस्टम की। क्यों? वर्क डन कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, ये भी लिख लेंगे अपन अभी। पर जैसे आप दो पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करना चाह रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, तो कैसे लिखोगे आप इस सिस्टम की पोटेंशियल? इस सिस्टम में कौन कौन है? सन है और प्लैनेट है। तो सिस्टम की पोटेंशियल लिख रहा हूं मैं। सन तो चल नहीं रहा है, घूम कौन रहा है सिर्फ? हाँ। तो काइनेटिक एनर्जी तो केवल किसकी आएगी? ए पॉइंट पर उस पॉइंट की वेलोसिटी, स्पीड का स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, माइनस जी एम एस एम पी अपॉन आर ए। मतलब उस वक्त सन और प्लैनेट के बीच में जो भी डिस्टेंस रहेगी इज इक्वल टू हाफ एम पी वी वी स्क्वायर, माइनस, माइनस क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है, एम एस एम पी अपॉन आर बी। और यही तरीका है सवालों को सॉल्व करने ग्रेविटेशन में। मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, बस। मतलब 100 में से 95 सवालों में यही लगता है और कुछ है ही नहीं। अरे समझ गए क्या? नहीं समझे? छापो। ये आपका फर्स्ट लॉ है। यहाँ दो लाइन ऐड कर लेना। यहाँ तो हमने किसको कंजर्व किया है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अबाउट सन। और यहाँ हमने किसको कंजर्व किया है? मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में कौन कौन है? प्लैनेट प्लस सन। तुमने क्या बोला? प्लैनेट और सन। क्वेश्चन नंबर 25। A planet of mass MP moves along an ellipse around the sun of mass ms, so that its maximum and minimum its maximum and minimum distance from sun are small a and small b respectively. Prove that the angular momentum of this planet about sun is L बराबर mass of the planet अंडर रूट जी एम एस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो इधर देखिए, आपको बस इधर देखना है, ठीक है? और जो मैं पूछता जाऊं वो बताते जाना है। क्वेश्चन भी समझा रहा हूं और करना कैसे वो भी बता रहा हूं। तो ये कह रहे हैं कि एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में एक प्लैनेट घूम रहा है, सन उसकी एक फोकस पे होता है। अच्छा, सबसे पास वाली डिस्टेंस कितनी दी है? बी। और सबसे दूर डिस्टेंस कितनी दी है? ए। अरे हाँ ना। और पूछा बस इतना ही दिया है। दिया क्या क्या इन्होंने? मास ऑफ द सन, मास ऑफ द प्लैनेट, ए एंड बी, ये चार चीज दी है। और पूछा क्या है? कि इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ। और वो बताया हमें कि एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा। तो
फिर चाहे प्लेनेट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, एंगुलर मोमेंटम तो सेम आएगा। तो हमें जब दी डिस्टेंस ए और बी दी है तो हम यहीं पे बात कर लेते हैं कि मान लो प्लैनेट यूं घूम रहा है, पहले यहाँ है और फिर यहाँ है, यहाँ पे स्पीड मान लेते हैं v1, यहाँ पे स्पीड मान लेते हैं v2। तो हमें बेसिकली फाइंड करना है L इज इक्वल टू मास ऑफ द प्लैनेट जो गिवन है, B जो कि गिवन है, इंटू V1 या तो, या मास ऑफ द प्लैनेट A इंटू V2। L निकालना है तो आप चाहे ये निकाल लो, चाहे ये निकाल लो, इसमें दो दो टर्म पता है दोनों में, इधर V1 नहीं पता है और इधर V2 नहीं पता है। मतलब बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, या तो V1 निकल जाए, या तो उससे क्या होगा, V1 यहाँ रख देंगे तो L आ जाएगा, V2 यहाँ रख देंगे L आ जाएगा, हमें एट एंड L चाहिए। सही है। तो क्या करें, कितने अननोन है, दो, तो क्या लगाएं, घूम फिर के वही लगना है। पहले तो एनर्जी कंजर्वेशन तो जल्दी जल्दी लिखता हूँ, हाफ मास ऑफ द प्लैनेट V1 स्क्वायर माइनस जी एम एस एम पी अपॉन बी बराबर हाफ एम पी V2 स्क्वायर माइनस जी एम एस एम पी अपॉन ए। एक इक्वेशन, दो अननोन, बहुत ना इंसाफी। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एम पी मास ऑफ द प्लैनेट, बी V1 बराबर एम पी ए V2। दो इक्वेशन, दो अननोन, यहां से या तो V1 निकाल लो या V2 निकाल लो, कोई भी एक चीज निकाल लो और यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आ जाएगा। सिंपल। लिखो, कुछ पूछना है तो पूछो, सॉल्व तो आपको करना रहेगा। आप इस एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद भी रख सकते हो, कई बार आता है काम, मतलब काफी सही सवाल हैं जो इससे हो जाता है। मतलब कुल मिला के एंगुलर मोमेंटम लिखने का काम आता है, क्योंकि सोचो अगर ये दिया है, ये दिया और एंगुलर मोमेंटम निकालना है, लिखना पड़ा है किसी वजह से, या किसी जगह पर अपन को दे दिया जाए कि मान लो इधर डिस्टेंस ये है तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालो या वेलोसिटी कंपोनेंट, कुछ तो भी कराया जा सकता है इससे, काफी सारी चीजें की जा सकती हैं। तो हम ये याद रख सकते हैं, जब इतने सारे फॉर्मूले याद रख रहे हैं तो ये भी याद रख सकते हैं। बढ़िया चीज है, ऐसे कोई बुराई वाली बात नहीं है। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया, इसको भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो फिर कल अपन 10 मिनट में इसे निपटा के और कल एसएचएम स्टार्ट कर देंगे। 10 मिनट का बचेगा अगर आज सेकंड लॉ हो गया तो सेकंड लॉ लिख लो। लिखिए, लॉ ऑफ एरिया क्या है ये। हाँ, देखो, अलाइन, अलाइन LINE, ज्वाइनिंग, अलाइन ज्वाइनिंग सन एंड द प्लैनेट, सन एंड द प्लैनेट sweeps, sweeps equal area, equal area in equal time interval, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। क्या है इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है कि एक लाइन जो सन और प्लैनेट को जोड़ती है वो सेम टाइम में सेम एरिया कवर करती है। क्या पढ़ रहे हैं अपन, लॉ ऑफ एरिया। क्या पढ़ रहे हैं, Law- हाँ। एक और स्टेटमेंट है इसका, एक और स्टेटमेंट लिख लो कि एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। एरियल स्पीड, एरियल स्पीड का मतलब होता है एरिया चेंज होने की स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज कांस्टेंट। यही मतलब हुआ इसका, सेम टाइम में सेम एरिया कवर करने का मतलब क्या हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको समझो जरा, इधर देखो, और मेरा एक सवाल है उसका जवाब देना कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे सन है, ठीक है, अच्छी बात है, और मान लीजिए ये प्लैनेट है, टी बराबर 0 पर प्लैनेट यहाँ है, और यहाँ से चलते हुए वो भाई साहब इधर पहुंच गए, टी टाइम में मान लो यहाँ पहुंच गए, टी बराबर 0 से टी बराबर टी। तो जो लाइन सन और प्लैनेट को जोड़ेगी,
ज्वाइन करेगी। जैसे प्लेनेट यहाँ आया तो ये हो गई, ये आया तो ये हो गई, ये आया तो ये हो गई, ये आया तो ये हो गई। तो ये वाली लाइन ने जितना एरिया कवर किया तो इतना एरिया कवर किया। तो ये कह रहे हैं कि अगर टी टाइम में इन्होंने इतना एरिया कवर किया ना, तो कहीं किसी, कहीं कहीं और भी, जैसे मान लो यहाँ पे अभी प्लेनेट यहाँ है, यहाँ से यहाँ पहुंचा टी टाइम में, टाइम सेम लगा है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे भी जो एरिया कवरेज होगा इस लाइन का, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे भी सेम है, ये सेम आएगा, ये एरिया और ये एरिया सेम आएगा। ये है ये। तो देखने में तो लग रहा है सर कि ये छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखो ये ज्यादा है ये कम। तो थोड़ा सा लॉजिक, क्या कारण है बताओ, ये बराबर कैसे हो सकता है, मतलब कैसे हो सकता है बराबर। आप देखो, अभी को अभी भी बताया था कि जब सन के पास होता है प्लेनेट तो तेज चलता है, क्योंकि आर छोटा होता है तो वी बड़ा होता है। और जब सन से दूर होता है तो वो धीरे चलता है, क्योंकि आर बड़ा होता है। तो यहाँ पे तेज चल के उतना ही एरिया कवर कर लेगा जितना यहाँ धीरे चल के करेगा। तो यहाँ धीरे चलेगा, वो ऐसे कम चल पाएगा, लेकिन एरिया सेम कवर करेगा। इसका छोटा सा डेरिवेशन भी है, वो भी देख लो। बाकी लॉजिकली समझ में आ रहा है कि हाँ यार, उधर वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, यहाँ वेलोसिटी कम रहेगी, तो कर ही लेगा शायद। तो इसका छोटा सा डेरिवेशन ऐसा है कि मान लो ये सन है, और ये मान लो डी थीटा इसने कवर किया है प्लेनेट ने, ये डी थीटा कवर किया है, ये डी थीटा एंगल है, ये सन है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर ले ली है, और ये डिस्टेंस कितनी जाएगी, आर डी थीटा, स्मॉल आर इंटू डी थीटा। तो ये बोल रहे हैं कि डी थीटा, और टाइम कितना लगा, मान लो डी टी टाइम लगा, कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक, डी टी टाइम लगा। तो एरिया कितना हुआ, ये जो स्ट्रिप है इसका एरिया, बोले ट्राइंगल जैसा दिख गया, बोले हाफ इंटू बेस, बेस कितनी है आर डी थीटा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है आर। तो बोले ये एरिया हो गया, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये मिल गया डी ए अपॉन डी टी। हमें बेसिकली यही चाहिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बन गया हाफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। डी थीटा अपॉन डी टी का मतलब हो गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टाइम, यानी ओमेगा हो गया। तो ये बन गया आर स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन 2 बराबर डी ए अपॉन डी टी। ऊपर और नीचे मास से मल्टीप्लाई किया, मास ऑफ द प्लैनेट। तो ये क्या बन गया एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर क्या बन गया आई, एम आर स्क्वायर क्या बन गया आई, आई इंटू ओमेगा क्या हो गया एल, एल मतलब क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है, सन के अबाउट, तो एल भी किसके, सन के अबाउट, जो कि कांस्टेंट होगा। और नीचे क्या बन गया 2 इंटू मास ऑफ द प्लेनेट, जो भी कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब डी अपॉन डी टी भी कांस्टेंट होगा, मतलब यही है। अच्छा, ये जो डी अपॉन डी टी है इसी को कहते हैं एरियल वेलोसिटी। मतलब कभी कोई पूछ ले एरियल वेलोसिटी, तो कुछ भी नहीं है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। डी अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट होगा, मतलब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा। मतलब टाइम ज्यादा तो ज्यादा एरिया कवर करेगा, कम टाइम में कम एरिया कवर करेगा, इस तरीके से लिख लीजिए। ये है सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया। तो अगला सवाल है, फिगर्स शो elliptical path ABCD of a planet around the sun as such that the area of triangle CSA is 1/4 area of ellipse with DV as the major axis and CA as a minor axis. If T1 is the time taken for planet to go over path ABC and T2 for path taken for CDA, then find relation between T1 and T2। तो अभी मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका।